34 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। क्या ये पॉसिबल है? जब हमने और हमारी टीम ने इस टॉपिक पे डिटेल एनालिसिस किया तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक और एविडेंस निकल के मिले जो ये प्रूफ करते हैं कि इस बार बीजेपी इजीली 400 क्रॉस कर सकती है। तो ये टॉपिक और एविडेंस क्या है, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर हम 2019 के चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी ने 545 में से 303 सीट हासिल की। तो इन 5 से 10 सालों में बीजेपी ने ऐसा क्या ही कर दिया है कि उन्हें ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये 400 से भी ज़्यादा सीट जीत सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में टोटल 29 स्टेट्स है, उसमें से 3 यूनियन टेरिटरी है। और अगर हम बात करें टॉप 3 स्टेट की तो पहले नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा की सीट्स है आउट ऑफ 545, जो कि 20% होता है हमारे टोटल लोकसभा की सीट में। और सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 48 सीट्स हैं, जिसमें से बीजेपी ने लास्ट टाइम 41 सीट जीती थी विद द हेल्प ऑफ शिवसेना। शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी की एक स्ट्रॉन्ग अलायंस है। और अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात में 26 में से 26 सीट कंटिन्यू बीजेपी ने 3 बार जीता है और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी जीत जाएगी। तो जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में बीजेपी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। ये सब बीजेपी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ इन सब स्टेट में, और यहाँ से बीजेपी आराम से 180 से 200 के आसपास की सीट जीत जाएगी। यहीं अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में बीजेपी की हालत काफ़ी बुरी है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु और केरला, ये 2 ऐसे स्टेट है जहाँ पे बीजेपी ने अभी तक अपना खाता भी नहीं खुला है। तो इसी साउथ के अभेद किले को भेदने के लिए उन्होंने एक सेनापति चुना, और वो सेनापति कौन था? अन्नामलाई। अन्नामलाई वहाँ के पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं, और करंट टाइम में उनका वहाँ पे पॉपुलैरिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो वहाँ पे बीजेपी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अगर हम वहाँ के पॉपुलेशन को देखें तो वहाँ की पॉपुलेशन 87% हिंदूज़ की पॉपुलेशन है, 5% क्रिश्चियन और 6% मुस्लिम मेजोरिटी वाला वो स्टेट है। तो ऐसी हिंदू मेजोरिटी स्टेट में अगर बीजेपी नहीं आ पा रही है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? लैक ऑफ लीडरशिप। तो यही लीडरशिप को अन्नामलाई फुलफिल कर सकते हैं, और बीजेपी का हमेशा स्टैंड प्रो हिंदू ही रहा है। तमिलनाडु को हासिल करने के लिए बीजेपी ने कई कैंपेन्स चलाए और कई करोड़ों के इन्वेस्टमेंट भी किए हैं साउथ इंडिया में। और हाल ही के दिनों में अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के विजिट्स भी साउथ इंडिया में बढ़े हैं। फॉर एग्जांपल राम मंदिर का इनॉग्रेशन करने से पहले नरेंद्र मोदी जी रामेश्वर मंदिर भी विजिट किए थे। तो इससे क्या बार बार नरेंद्र मोदी का वहाँ पे विजिट करने से क्या हो रहा है? एक प्रो बीजेपी नैरेटिव क्रिएट हो रहा है साउथ इंडिया में। साथ ही साथ बीजेपी को और एक बेनिफिट है, वो है वीक ऑपोजिशन, यानी कि इंडिया अलायंस। अगर हम इंडिया अलायंस को देखा जाए तो ये काफ़ी एक वीक अलायंस है। फॉर एग्जांपल बिहार में नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के एक पार्ट हुआ करते थे, पर आज करंट टाइम में उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। और सेम सिचुएशन महाराष्ट्र में भी है। शिवसेना एक टाइम इंडिया अलायंस का पार्ट हुआ करती थी, पर आज शिंदे गुट बीजेपी के साथ में है। और सेम इसी तरह NCP यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी के अजित पवार ने भी बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया है। तो कुछ इस तरह बीजेपी इस अलायंस को तोड़ रही है और इससे बीजेपी को बेनिफिट मिल रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली इसका जो नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी जी। तो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीजेपी हमेशा प्रो हिंदू स्टैंड ही लेती है। फॉर एग्जाम्पल VHP, RSS, बजरंग दल, इन सभी हिंदू संगठन के साथ बीजेपी का ग्राउंड लेवल पे कनेक्शन रहा ही रहा है। और इन सब के लिए बीजेपी ने सबसे बड़ा मेन काम क्या किया है? राम मंदिर का इनॉग्रेशन करना, जिससे कि हिंदू वोटर्स डायरेक्टली बीजेपी से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ये तो हिंदुओं के लिए किया उन्होंने, लेकिन अगर हम मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो उन्होंने मुस्लिम वुमेन्स वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने 3 तलाक जैसे मुद्दे पे एक्शन लिया है, और जिससे कि वुमेन्स मेनली मुस्लिम वुमेन्स बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार। भारत में सभी वोटर्स ऐसे नहीं होते हैं कि जो रिलीजन, कास्ट और पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से वोट दे। कुछ वोटर्स ऐसे भी होते हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी के कार्य के हिसाब से वोट देते हैं। तो हम इसमें आपको बीजेपी के टेन्योर में हुए कार्य को गिनाएंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने किसान के लिए क्या किए? तो किसान के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की, और साथ में PM किसान मानव धन योजना चालू की, और ऑपरेशन ग्रीन योजना चालू की। और ये थे किसानों के लिए किए गए कार्य। अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए किए गए कार्य। महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री सिलाई मशीन योजना चालू की, उज्ज्वला योजना चालू की, और मातृ वंदन योजना चालू की। ये थी महिलाओं के लिए किए गए कार्य। और अब हम बात करेंगे PM पेंशन योजना, जो कि बुजुर्गों के लिए और जो रिटायर हो जाते हैं उनके लिए चालू किए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कर्मयोगी मानधन योजना और अटल पेंशन योजना।
और अब हम बात करेंगे देश के युवाओं के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो उन्होंने पीएम वाणी योजना चालू की और पीएम मुद्रा लोन योजना चालू की और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना चालू की। तो ये सब कार्य बीजेपी के टेन्योर में लोगों के लिए हुई। अगर हम गरीबों के लिए किए गए कार्य की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण योजना और आवास योजना मोदी जी ने गरीबों के लिए चालू किए। तो ये जो कार्य उन्होंने चालू किए वो कितना इम्पैक्टफुल होता है और बीजेपी के लिए कितना बेनिफिट देता है, ये इलेक्शन के रिजल्ट में ही पता चलेगा गाइस। अगर गाइस हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो आने के लिए कौन सी भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, एजुकेशन बढ़ना चाहिए और भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। और मेरी पर्सनल आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी इलेक्शन में वोट करने जाएं तो एक समय के लिए अपने रिलीजन, कास्ट और धर्म को साइड में रख के देश की हित के लिए वोट दे, ताकि ये देश आगे बढ़े और आपके आने वाले जनरेशन का भविष्य अच्छा हो। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।